हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉटलाइट। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आज भारतीय शेयर मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि आज आरबीआई अपनी एमपीसी की मीटिंग कंडक्ट करने वाली थी। और एमपीसी की मीटिंग में हमें आज रेपो रेट के बारे में जो आरबीआई का फैसला था वो आते हुए दिखाई दे रहा है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो गवर्नर थे और उनकी जो कमेंट्री थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। कमेंट्री के बाद हमें बाजार में बहुत ही बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई दी। एमबीसी की जो मीटिंग थी वो लगभग 10 बजे के आसपास स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद हमें मार्केट में स्लाइड जंप आते हुए दिखाई दी, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली बाजार जब तक बंद हुआ तब तक गिरता रहा। बाद में हमें ये कैश के जो एडजस्टमेंट होते हैं उसकी वजह से बाजार में जंप आते हुए दिखाई दी, लेकिन जब तक मीटिंग और उसका आउटकम आया तब तक मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन पैटर्न में ही आज गिरते हुए हमें दिखाई दिया। तो इसके पीछे का रीजन था आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुछ आरबीआई गवर्नर ने ऐसा बोल दिया कि उसकी वजह से हमारा मार्केट डाउन हो गया। सबसे पहले जान लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट एक्चुअल में वो इंटरेस्ट रेट होता है जो हमारे इंडियन बैंक है वो आरबीआई से उस इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं। अगर आरबीआई ये रेपो रेट इंक्रीज कर देता है तो हमारे जो बैंक होते हैं उन्हें महंगा लोन मिलता है। उसके बाद बैंक भी अपना लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं और जो लोन आम लोग लेते हैं वो उनके भी इंटरेस्ट महंगे हो जाते हैं, यानी कि सीधा बर्डन आम इंसान पे आ जाता है। लोन जब महंगा होता है तो डिमांड घट जाती है। उसकी वजह से हमें मार्केट में जो पैसा होता है वो कम होते हुए दिखाई देता है और डिमांड कम हो जाती है। वैसे डिमांड कम होती है तो हमें इन्फ्लेशन कम होते हुए दिखाई देता है। उसकी वजह से रेपो रेट इतना इंपॉर्टेंट होता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम होता है और रेपो रेट जब घटता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो अभी आपको रेपो रेट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ चुका होगा। अभी देखते हैं आरबीआई ने करंट जो एमपीसी की मीटिंग है उसमें क्या रेपो रेट में चेंज किए या नहीं। आज की जो एमपीसी की मीटिंग हुई उसमें जो रेपो रेट है वो 5.25% पे हमें बैंक ने होल्ड करते हुए दिखाई दे। होल्ड यानी कि नो चेंज। तो आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया। इसकी वजह से हमें मार्केट कुछ टाइम के लिए अप जाते हुए दिखाई दिया, क्योंकि अगर रेपो रेट में चेंज होता यानी कि अगर बढ़ते तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती और गिरते तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती। लेकिन होल्ड रहे यानी कि ना ऊपर ना नीचे, ये भी कुछ पॉजिटिव साइन ही होता है। उसकी वजह से स्लाइड जंप हमें मार्केट में आते हुए दिखाई दिया। इसके बाद जब आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री शुरू हुई उसके बाद हमें मार्केट में गिरावट होते हुए दिखाई दी। अब न्यूज में भी देख सकते हो कि जो रेपो रेट है वो 5.25% पर हमें होल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है और जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है वो 6.7 पे हमें आरबीआई देते हुए दिखाई दे रही है। कोरोना के बाद आरबीआई ने रेपो रेट बहुत ही कम कर दिए थे, क्योंकि लिक्विडिटी की जरूरत थी लगभग 4% पर। लेकिन जब कोरोना कम हो गया और आरबीआई ने रेपो रेट जम करवा दिए तो हमें इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से नीचे आते हुए दिखाई दिया। बहुत टाइम तक रेपो रेट 6% तक स्टेबल थे, लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत ही अनसर्टेनिटी है उसके बाद हमें आरबीआई रेपो रेट कम करते हुए दिखाई दी। तो अभी जो रेपो रेट है वो 5.25% पर स्टेबल है। रेपो रेट हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो अकेले नहीं डिसाइड कर रहे। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर के पास हर एक मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होता है। तो ये 6 लोग वोट करते हैं और जिस चीज को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे यानी कि चेंज और होल्ड, इनमें से जिस चीज को ज्यादा वोट मिलेंगे वो डिसाइड होता है। लेकिन आप फिर बोलोगे कि अगर 3 चेंज को मिल गए और 3 होल्ड को मिल गए तो क्या होता है। तब असली सुप्रीम बॉस होता है आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर के पास फिर एक वोटिंग राइट होता है जो कि होता है 7 नंबर का राइट। तो जो 3 वोट होते हैं ये जब भी इसमें ऐड हो जाता है तो उसका नंबर हो जाता है 4 और आरबीआई के गवर्नर ने जिस पक्ष में वोट किया होगा वो मान लिया जाता है। तो ऐसे होता है रेपो रेट का चयन कि चेंज होगा या होल्ड होगा। करंट जो हमें आरबीआई का स्टैंड दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रल है, यानी कि आरबीआई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि आरबीआई का जो दायरा है इन्फ्लेशन का उसी के अंडर रहेगा। आरबीआई लगभग 2% से 4% के बीच में अपना इन्फ्लेशन का टारगेट है वो मेंटेन करती है। तो आरबीआई सोच रही है कि ये फ्यूचर में अभी ये 2 से 4 के बीच में ही रहेगा। उसकी वजह से हमें करंट जो एमपीसी की मीटिंग हुई उसमें आरबीआई का स्टैंड न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। अभी क्योंकि हमें रेपो रेट में नो चेंज होते हुए दिखाई दिया तो आपके जो लोन्स है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये बढ़ जाता तो लोन पे जो इंटरेस्ट आपको लगता है वो भी बढ़ जाता और अगर ये नीचे आ जाता तो लोन के इंटरेस्ट भी कम लगते, यानी कि मार्केट में अपने आप ही पैसा आ जाता। अभी के लिए यह स्टेबल रहेगा। अभी के लिए आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4%, यानी कि आरबीआई
4% पर इन्फ्लेशन मैनेज करती है और अपर और लोअर बैंड होते हैं। अपर बैंड होता है 6% का और लोअर बैंड होता है 2% का, यानी कि 2% से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और 6% से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो अभी इन्फ्लेशन है वो विद इन द लिमिट है, अराउंड 4%। और जीडीपी का जो आउटलुक है वो है 6.7%। एक्चुअली जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो आरबीआई ने चेंज करके बढ़ा दिया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। अर्लियर जब फोरकास्ट किया था तो FY27 के लिए 6.6 का था, लेकिन इस एमपीसी की मीटिंग में फोरकास्ट को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.7 का कर दिया है, जो कि मार्केट को बहुत ही पॉजिटिव साइन लगता है। अब है सबसे मेन चीज जिसकी वजह से मार्केट गिरा, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने कमेंट्री में जो रिस्क बताए उनमें से सबसे पहली थी जियोपॉलिटिकल रिस्क, यानी कि वॉर। अभी जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस और ईरान का, उसकी वजह से जो सारे ट्रेड्स है उनमें बहुत ही वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया का जो सारा इंपोर्टेड ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा तरीके से इंडिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट था। तो क्योंकि गल्फ कंट्री सारा ऑयल हमें एक्सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी चोक हो चुका है, तो जब भी वॉर स्टार्ट होता है तो हमारे जो ऑयल इंपोर्टेड ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो शूट हो जाते हैं। जब वॉर स्टॉप होता है तो ये नीचे आ जाता है। ये जो वोलेटिलिटी है वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इससे हमें जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते हुए दिखाई देता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई को सोचना पड़ता है कि क्या जो रेपो रेट है वो इंक्रीज करने चाहिए या नहीं। इस वोलेटिलिटी की वजह से ही आगे जाके अगर रेट बढ़ते हैं तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ही ज्यादा ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑयल ही सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और साथ ही में जो ट्रांसपोर्ट है, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगता है ऑयल। जब ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो सारी चीज की प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगी और उसी के साथ इन्फ्लेशन। इसी की वजह से ये सबसे बड़ी रिस्क है कि अगर वॉर और कंटिन्यू रहता है तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और जो आरबीआई का बैंड है 2 to 4% उससे भी ऊपर जा सकता है, जो कि आरबीआई को मजबूर कर देगा अपने रेपो रेट चेंजेस करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो रिस्क है वो है ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन, यानी कि यूएस टैरिफ। आपको पता ही होगा कि यूएस अभी लगभग 100% के टैरिफ इंडिया पे लगाने वाला है। वो एक बिल लाने वाले हैं, रशिया सैंक्शन बिल। उसके अंडर सभी वो कंट्री जो रशिया के साथ ट्रेड करते हैं या फिर रशिया से ऑयल बाय करते हैं उन पे यूएस लगाने वाला है 100% टैरिफ। अगर टैरिफ लगते हैं तो ये सबसे बुरी बात होगी इंडिया के एक्सपोर्टर के लिए। जैसे ही टैरिफ लगते हैं इंडिया के जो एक्सपोर्टर है उनका माल यूएस में महंगा हो जाता है और डिमांड क्रश हो जाती है। डिमांड अगर गिरती है तो इंडिया में फैक्ट्री जो गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसकी भी डिमांड गिर जाती है, और उसी की वजह से हमें जॉब लॉस होते हुए दिखाई देता है। तो ये भी बहुत ही बुरी चीज है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है डोमेस्टिक वेदर। आपने लास्ट कुछ दिनों में सुना ही होगा कि अल नीनो बहुत ही ज्यादा इस साल अफेक्ट करने वाला है इंडियन मानसून को, और आपने ये महसूस भी किया होगा। अभी जो बारिश हो रही है वो बहुत ही सैचुरेटेड जोन में हो रही है, जहाँ हो रही है वहीं पे सारी बारिश गिर जा रही है। लेकिन अभी भी इंडिया के कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे अभी तक बारिश नहीं हुई, और अल नीनो का इफेक्ट आरबीआई के हिसाब से वो चालू होगा सितंबर के एंड से। और अल नीनो ऐसा नहीं कि इस साल के लिए रहता है, ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है, 1 साल 2 साल या 30 साल। अगर अल नीनो का इफेक्ट कम नहीं हुआ तो अगले साल हमें कम बारिश होते हुए दिखाई देगी, और इस साल भी एवरेज से कम ही बारिश अभी तक हुई है। इसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स है उनका इनकम डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। आपको पता ही होगा कि इंडिया को हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश, यानी कि इंडिया बहुत ही मैसिव तरीके से फार्म और फार्म इनकम पे डिपेंड करता है, और अल नीनो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर अल नीनो का इफेक्ट कम नहीं होता है तो इंडिया पे बहुत ही कम बारिश गिरेगी और इनडायरेक्टली हमारे इंडियन किसानों का आय कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमें डिमांड और सप्लाई में बहुत ही वोलेटिलिटी आते हुए दिखाई देगी। लेकिन इसी के साथ आरबीआई गवर्नर ने और एक बात बोली कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस बात के लिए प्रिपेयर है, और गवर्नमेंट ने जो वो कर सकते हैं उसकी सारी तैयारी कर ली है। जैसे कि जो इरिगेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया टाइप पे सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ताकि कम पानी में भी जो किसान है वो अच्छी खासी तरीके से फसल अपनी ले सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आज एमपीसी की मीटिंग में डिस्कस हुई थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।